आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ये जो नॉर्थ सेट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसका मेमोरी बेस पेपर है नॉर्थ सेट एम्स का। ठीक है, उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट कम टू द ऑफिस फॉर हर प्रीनेटल एग्जामिनेशन एट 10 वीक। कितने वीक पे आई है? 10 वीक पे। ओके। सी हैज़ बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर। उससे पहले वो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। द फर्स्ट डिलीवरी प्रोड्यूस अ वायबल बेबी गर्ल एट 39 वीक्स। पहला बेबी 39 वीक्स पे हुआ 3 साल पहले। कितना? 3 साल पहले। द सेकेंड प्रेगनेंसी प्रोड्यूस अ वायबल बेबी एट द 36 वीक। और दूसरा बेबी 36 वीक्स पे हुआ। कब? 2 साल पहले। बोथ चिल्ड्रन आर लाइव एंड वेल यूजिंग द गढ़पाल सिस्टम। द रिकॉर्ड द हर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री द नर्स शुड रिकॉर्ड। तो इसका गढ़पाल स्कोर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गढ़पाल। तो GTPAL ग्रेविडा, टर्म, प्रीटर्म, अबॉर्शन और लाइव। यानी 2 बार पहले प्रेग्नेंट हुई और एक बार अब जो 10 वीक की प्रेगनेंसी, तो ग्रेविडा हुआ 3 और यानी एक हुआ 39 वीक्स पे, तो टर्म हुआ 1। एक हुआ 36 वीक पे, तो प्रीटर्म भी हुआ 1। अबॉर्शन 0, अबॉर्शन कुछ भी नहीं। और लाइव कितने बच्चे हैं? 2। तो एज पर द क्वेश्चन के ऑप्शन, तो पहले में क्या दे रखा है? 32002 नहीं हो सकता। ये बी ऑप्शन में दे रखा है 22022, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3102, तो आंसर क्या था? 3102, तो आंसर इज सी। डी ऑप्शन दे रखा है 21102, ये भी गलत। तो एज पर द क्वेश्चन आंसर क्या जाएगा? आंसर हैज़ बीन 3102। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, पहले इसका रेशनल पढ़ लेते हैं। द क्लाइंट इज करेंटली प्रेग्नेंट फॉर द 3rd ट्राइमेस्टर, ग्रेविडा 3rd। हर प्रेगनेंसी एंडेड एट द टर्म 39 वीक्स, टर्म प्रेगनेंसी 1। हर सेकंड प्रेगनेंसी एंडेड एट 36 वीक्स, तो प्री टर्म 1। सी हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, तो अबॉर्शन इज 0। सी हैज़ 2 लाइव चिल्ड्रन, यानी 2 उसके अभी बच्चा जिंदा है। सो स्कोर ऑफ गढ़पाल इज 31102। आंसर इज सी इज करेक्ट। क्या? आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a client is admitted to hospital for the induction of labor. A client is admitted to the hospital for induction of labor. As the gestation of 42 weeks. Confirmed by the date एंड अल्ट्रासाउंड। LMP से कंफर्म किया और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर लिया। ठीक है। व्हेन सी इज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर, तो स्टेज फर्स्ट में 3 लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिट। तो ये लेटेंट फेस में 3 सेंटीमीटर डायलेट, 3 सेंटीमीटर डायलेशन।
सी हैज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 70 सेकेंड, इसका कॉन्ट्रैक्शन 70 सेकेंड के लिए आ रहा है, जबकि नॉर्मल लेस देन 60 सेकेंड होता है, नॉर्मल लेस देन 60 सेकेंड होता है। तो सी इज़ रिसीविंग ऑक्सीटोसिन और साथ में चल रहा है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी टू। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है चेक फॉर FHR, ऑप्शन बी है नोटिफाई द अटेंडिंग डॉक्टर, ऑप्शन सी है टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी है प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट इज प्रोबेबली इन ट्रांजिशन फेज। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा मेरा टर्न ऑफ दी ऑक्सीटोसिन। तो जैसे कि रैशनल में भी दे रखे है, रैशनल पढ़ लीजिए। द स्टैंडर्ड ऑफ द केयर ऑफ इंडक्शन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन डेट द कॉन्ट्रैक्शन शुड नॉट बी एक्सीड 60 सेकेंड, और इसमें तो कितना 70 सेकेंड, तो 60 सेकेंड से ज़्यादा तो एबनॉर्मल है। In an induction should stimulate the normal lever. 70 second contraindication during the latent phase, यानी latent phase में 3 सेंटीमीटर डायलेशन और इसमें और 70 सेकेंड के लिए अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो ये तो ख़राब बात है। आर नॉट द नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए एबनॉर्मल बोला। The next contraction can be longer, increase the risk of the mother and the fetus. So IV oxytocin should be off. तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा इसका भी सी ऑप्शन जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन। सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो सबने पढ़ा होगा सीटोसो, सो साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। तो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्या नहीं दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है टाइम इन, ये तो होता ही नहीं है। टाइम आउट होता है, साइन इन होता है, साइन आउट होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एज पर द क्वेश्चन जो पूछा गया है। जैसे कि ट्रिक भी लिखा हुआ है, सीटोसो साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। जैसे कि साइन इन में क्या होता है, द पीरियड ऑफ द बिगिनिंग बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया, दिस फेज शुड बी असेस्ड बाय बिटवीन द नर्स एंड द एनेस्थेटिक्स। टाइम आउट में क्या होता है? टाइम आउट में द पीरियड बिगिन आफ्टर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड बिफोर द इंसिजन ऑफ स्किन इंसिजन, दिस फेज शुड बी असेस्ड बाय बिटवीन द एनेस्थीसिया सर्जन एंड नर्स। और इसमें क्या करना है, यहाँ पे इस फेज में जो टाइम आउट है इसमें हमें एंटीबायोटिक देना होता है जो कि प्रोफाइलैक्सिस होता है। इसलिए इस फेज में हमें कंफर्म करना था एंश्योर द एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस हैज़ बीन गिवन प्रायर टू द 60 मिनट या 1 आवर्स और नॉट, यानी दिया गया है कि नहीं दिया गया है। टाइम आउट में क्या होता है? टाइम आउट पढ़ लेते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द वुंड क्लोजर, जैसे ही उन्होंने पेशेंट का क्लोज की ओपनिंग, what before leaving the client from her the operation room, everyone is checked, gauze instrument, all the thing before the closing। नर्स की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इस फेस में ही आगे रैशनल दे रखा था, द फेस शुड बी असेस्ड बाय, जो टाइम आउट है, सॉरी जो साइन आउट है, द फेस शुड बी असेस्ड बिटवीन द नर्स एनेस्थेटिक एंड सर्जन आल्सो।
इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट टाइम इन फेस इज नॉट इंक्लूडेड। कई बार आया एग्जाम में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट WHO हैंड हाइजीन मूवमेंट एक्सेप्ट, एक को छोड़ दो, एक्सेप्ट का ध्यान रखना है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ऑप्शन बी दे रखा है बिफोर टचिंग द पेशेंट, ऑप्शन सी दे रखा है बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, ऑप्शन डी दे रखा है बिफोर डू एनी प्रोसीजर। तो हमें पता है बिफोर अगर आफ्टर टचिंग द पेशेंट करते हैं, बिफोर टचिंग द पेशेंट करते हैं, बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, सराउंडिंग को कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है भाई उसके लिए क्यों करना। आफ्टर डू एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, इसके लिए भी करना होता है। जैसे कि नीचे हमें दिए भी गए होंगे, रेस्ट में पढ़ते हैं 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। हम इसको याद कैसे रखते हैं, याद करने की ट्रिक है 2 बीबी 3 आदमी, 2 बीबी 2 सॉरी ओहो याद करने की ट्रिक क्या है, 2 बीवी 2 आदमी, 2 वाइफ 2 आदमी, ऐसे नहीं। इसको याद करने के लिए बीबी को हमें ऐसे लिखना होगा 2 बीबी, तीन आदमी, जैसे सबसे पहले दे रखा है बिफोर टचिंग द पेशेंट, उसके बाद दे रखा है बिफोर क्लीन एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर ऑफ द बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, और आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, और आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, और आफ्टर टचिंग द पेशेंट। जैसे कि बिफोर टचिंग द पेशेंट इसलिए क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर क्योंकि हम अगर प्रोसीजर करने जा रहे हैं उससे क्लीन और एसेप्टिक तो उसको पेशेंट को खतरा है। आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, खुद को खतरा है अगर उसका फ्लूइड आपके बॉडी पे लग गया, आपके कहीं टच हो गया तो। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, तो इसलिए आपको फिर से इसके खतरा है। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग, अगर उसके आसपास कुछ लगा है वो आपको लग गया तो ये भी आपको खतरा है। तो इसलिए हमें हमारे लिए कितने सेफ्टी के, बिफोर टचिंग अ पेशेंट ये पेशेंट को खतरा है, यहाँ पे मान के चलो हम कितना अपनी सेफ्टी कर रहे हैं और कितना पेशेंट की हैंड हाइजीन है। बिफोर टचिंग अ पेशेंट पेशेंट के लिए, बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर ये भी पेशेंट के लिए मान, आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर ये तो तुम्हारे लिए है ना, और आफ्टर टचिंग द पेशेंट ये भी तुम्हारे लिए है, और आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग ये भी तुम्हारे लिए है। तो 3 तो तुम अपने लिए कर रहे हो और 2 पेशेंट के लिए कर रहे हो, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस इन विच पोजीशन। तो ऑप्शन जैसे कि ऑप्शन दे रखा है सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन। पूछा है आफ्टर द बायोप्सी, बायोप्सी में लंग मतलब लीवर होता किस साइड है, ये ध्यान रखो। लीवर होता है मेरा राइट हाइपोकाइंट्रल रीजन में, हाँ तो राइट साइड ही जाएगा। तो ऑप्शन 1 सुपाइन नहीं दे सकते, प्रॉन नहीं दे सकते, हाई फाउलर्स नहीं दे सकते, तो आंसर इज सी, राइट लेटरल पोजीशन दे दो, भगा दो इस क्वेश्चन को। जैसे कि नीचे कुछ रेशन दिया हुआ है, क्लाइंट पोजीशन लीवर बायोप्सी ड्यूरिंग द प्रोसीजर कौन सी देनी है, सुपाइन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू एक्सपोजर द राइट ऑफ द अपर एब्डोमेन। ये तो करेंगे किधर, नहीं तो आफ्टर प्रोसीजर राइट लेटरल विद पिल्लो और राइट लेटरल विद पिल्लो और सैंडबैग अंडर द पंचर साइड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ द हेमरेज और ब्लीडिंग। ऑल ऑफ द अदर डू नॉट हेल्प टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। जैसे कि नेक्स्ट मेरा है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू कीप 12-year-old child at the lumbar puncture to assess the CSF semi-fowlers so that the client can watch the TV and entertainment करना थोड़ा आया है।
prone position for several hours so as the prevent the headache. हाँ ये हो सकता है. On her right side to prevent lack. No. Prone for the was to prevent vomiting and aspiration. इज नहीं हो सकता. तो आंसर इज बी हैज़ बीन करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी. चलो आंसर भी देख लेते हैं आज इसका 6 का बी. हाँ तो हमने भी क्या बताया था बी. आंसर इज बी. तो प्रोन पोजीशन फॉर द सेवरल आवर्स टू प्रिवेंट द हेडेक. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Recommended position in lumbar puncture during the procedure. Lateral recommended position or C-shaped position near of the bed. Near of the bed. Sitting position in the patient sit on the bed or leaning forward table, feet supported on the flat surface. अब पोस्ट तो समझ में आया कि नहीं आया पहले देखते हैं. जैसे कि ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को. लैटरल रिकमेंडेशन या सी शेप पोजीशन देनी होती है. ठीक है, सी शेप पोजीशन दे सकते हो. और सिटिंग पोजीशन भी दे सकते हो. टू द पेशेंट इज सिट ऑन द बेड और लीनिंग द टेबल फिट सपोर्ट और फ्लैट सरफेस. ठीक है. पोस्ट प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देनी है लंबर पंचर के. तो प्रिवेंट द पोस्ट लंबर पंचर हेडेक बाय द प्लेस द इन प्रोन पोजीशन 2 hours. आफ्टर दैट द क्लाइंट इन साइड लाइंग पोजीशन फॉर फ्लैट फॉर 4 hours के लिए. देन आफ्टर हेड एंड of the bed should not be elevated for 6 hours to prevent the post lumbar puncture headache. जिपमर में आया, एम्स में आया दिल्ली. तो आंसर तो सी से पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, फ्लैट पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन फॉर आफ्टर द प्रोसीजर. नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. When teaching a mother of a 4-month-old with diarrhea about the importance of the preventing the diarrhea, the nurse would inform the mother about the importance of the feeding in her child. क्या फीड का इम्पोर्टेंस है डायरिया वाले पेशेंट में. तो ऑप्शन ए दे रखा है फ्रूट जूस दे दो. ऑप्शन बी दे रखा है डाइल्यूटेड कार्बोनेट ड्रिंक दे दो. ऑप्शन सी दे रखा है सोयाबीन लैक्टोज फ्री फार्मूला दे दो. ऑप्शन डी दे रखा है रेगुलर फार्मूला मिक्स विद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे दो. तो आंसर जाएगा सोया वेस्ट लैक्टोज फ्री फार्मूला दो ताकि उसके डायरिया को प्रिवेंट कर सके. और ये फ्रूट जूस देने के बाद तुम क्या करना चाहते हो और ज़्यादा डायरिया हो जाए. डाइल्यूटेड कार्बोनेट ये भी तो स्टिमुलेट करता है. रेगुलर फार्मूला फिक्स मिक्स डाइट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ये इलेक्ट्रोलाइट तो ठीक है, फार्मूला मिक्स देता हो तो खा ठीक. Diluted fruit juice are not recommended for the rehydration because they tang or aggravate the diarrhea. They are not act the hypertonic property. Diluted soft drink have high carbohydrate content which aggravate the diarrhea. Aggravate the diarrhea मतलब इसको और बढ़ा देगा. सोया बेस लैक्टोज फ्री सोया बेस जो फॉर्मूला है सोया बेस लैक्टोज फ्री फार्मूला रिड्यूस द स्टूल आउटपुट एंड डायरिया ड्यूरेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द इन्फेंट. तो आंसर इज सी करेक्ट. रेगुलर फार्मूला कंटेन लैक्टोज तो विच कैन इंक्रीज द डायरिया आल्सो. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है. प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक देयर इज नो नीड to sensitivity test. Which of the following antibody is not required the sensitivity test? वाह. जैसे ऑप्शन ए है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी है मेरोपनम, ऑप्शन सी है तुम्हारा मेरोपनम, ऑप्शन सी है तुम्हारा सेफापेराजोन, ऑप्शन डी है तुम्हारा एमोक्सिसिलिन. तो क्या करोगे
तो मेरोपेनम से पहले सेंसिटिविटी करना होता है, सिप्रोपैराजोन से पहले भी करना होता है, और एमोक्सिसिलिन से पहले भी करना होता है। मेट्रोनिडाजोल से पहले नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बहुत सारे लोगों को मेट्रोनिडाजोल से भी एलर्जी होती है, तो ध्यान रखना। एक क्लाइंट विद द सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर एट C4 लेवल हैज जस्ट अराइव इन द इमरजेंसी रूम। द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी, ऑप्शन ए है स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, और कन्फर्मेशन ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी एंड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ऑल। तो एज पर द क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन बी, एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन शुड बी प्रायोरिटी। बाकी सारे हैं लेकिन बात के काम है। जैसे कि ये रैशनल में दे रखा है, प्राइमरी इंटरवेंशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एयरवे एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ सर्वाइकल स्पाइन injury is suspected, the airway should be maintained using a jaw thrust method that also protect the cervical spine. All other interventions secondary intervention to adequate ventilation. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज, एक पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है विद द एल्बुटरल एंड द बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपिरेनोट to the administration by the inhalation 3 times a day at bedtime. Client teaching regarding the sequential, मतलब कौन सा पहले लेना है, order in which drugs should be administered include। तो ऑप्शन ए दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है ग्लूकोकोर्टिकोइड फॉलो बाय द ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन बी दे रखा है ब्रोंकोडायलेटर फॉलो बाय द ग्लूकोकोर्टिकोइड, और अल्टरनेट सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन सी दे रखे हैं, ऑप्शन डी दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट प्रेफरेंस। ऑप्शन ए ग्लूकोस्टेरॉइड, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड नहीं देते क्योंकि ये स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड बाद में दी जाती है, पहले मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले ब्रोंकोडायलेटर दो, उसके बाद क्या दो तुम, स्टेरॉइड। तो इसके लिए बस नाम की ट्रक भी याद रख सकते हो, पहले ब्रोंकोडायलेटर उसके बाद स्टेरॉइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रोंकोडायलेटर फॉलो बाय द ग्लूकोकोर्टिकोइड। तुम्हारे पास जो है ब्रोंकोडायलेटर और ग्लूकोकोर्टिकोइड, एल्बुटरॉल तुम्हारा bronchodilator is albuterol, can dilate the airway, first allow for the glucocorticoid beclomethasone to be inhaled through open airway and increase the penetration the steroid for maximum effectiveness of the drug. Rest option are discorrect or incorrect. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ C4 इंजरी, a client with the diagnosis of C4 injury has been stabilized, जैसे has been stabilized and ready for discharge, और वो ready है किसके लिए, डिस्चार्ज के लिए ready है डिस्चार्ज के लिए, because this client is at the risk for the autonomic dysreflexia. He and his family should be instructed to assess the report about that. इसके लिए हमें वो मतलब डॉक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या देंगे, तो ऑप्शन है जैसे ए डिजीनेस एंड द टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी है सर्कुमोरल पेलर एंड लाइट हेडनेस, और हेडेक फेशियल फ्लशिंग, और पेलर ईचिंग एंड फेशियल फिटनेस। तो इसमें होता है क्या है तुम्हारा, फेशियल फ्लशिंग और हेडेक। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में होता है क्या है, ऑटोमेटिक, सॉरी ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन क्या है इसका पहले ही देख लेते हैं, बता देते हैं। वैसे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11 का आंसर है सी, यस 11 का आंसर भी है सी, ठीक है। तो 11 का आंसर इज सी, हेडेक एंड द फेशियल फ्लशिंग। और ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इसमें होता क्या है, टेकिकार्डिया
सॉरी ब्रेडिकार्डिया, और तुम्हारा होता है हाइपरटेंशन, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे कि ये है इन एन इनहिबिटेड एंड एक्साग्रेटेड रिफ्लेक्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू स्टिमुलेशन व्हिच रिजल्ट इन vasoconstriction and elevation of blood pressure. It is neurogenic emergency and should be treated immediately to prevent the hypertensive stroke. हाइपरटेंसिव स्ट्रोक से बचने के लिए इसको, इस इमरजेंसी को फर्स्टली हैंडल कर लेना चाहिए। It is neurogenic emergency and should be treated immediately to prevent the hypertensive stroke. कोज क्या है, किसकी वजह से? इंजरी एट द लेवल अबव द लेवल ऑफ T6, thoracic 6 के अबव। मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, सबसे ज़्यादा मोस्ट सीवियर कंडीशन क्या है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है फॉर द हाइपरटेंसिव क्राइसिस? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, डेली एम्स 2015 में पूछा। क्लिनिकल फीचर इंक्लूड डिस्टेंडेड बवल एंड द ब्लेडर, कार्डिनल साइन हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और हेडेक, डायफोरेसिस एंड नेजल कंजेशन। ये भी एक नोट्स पिछले नोट सेट में आया था कि हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया या हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया, ये 2-3 ऑप्शन थे, तो आंसर क्या गया? हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द फोटोथेरेपी इन अ न्यूबॉर्न विद द हाइपर बिलिरुबिनीमिया? तो ऑप्शन ए है बिलिरुबिन एट द लेवल ऑफ 12.5 mg/dl, ऑप्शन बी है बिलिरुबिन लेवल एट 15 mg/dl, ऑप्शन सी है बिलिरुबिन लेवल एट 20 mg/dl, ऑप्शन डी है बिलिरुबिन लेवल एट 22 mg/dl। In term newborn greater than 15 mg/dl bilirubin level, in preterm newborn greater than 5 mg/dl serum bilirubin level to prevent the need for the blood transfusion. Phototherapy should be discontinued when the serum bilirubin level return to less than 10 mg/dl or 2 times. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक 35 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट इज अंडर गोइंग ऑन एनेस्थी। ड्यूरिंग 20-minute एग्जामिनेशन द नर्स नोट 3 fetal movement accompanied by acceleration of the fetal heart rate, each 15 beat per minute and lasting for 15 seconds. The nurse interpret that this test to be, कैसा है रिजल्ट? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एनएसटी ना ही निगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव। एनएसटी का रिजल्ट क्या आता है? रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव नाम से आता है। अगर बच्चे की कंडीशन एकदम परफेक्ट है, जैसे कि आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 ब्रेथ पर मिनट एंड 15 सेकंड के, तो आंसर जाएगा रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब है बच्चा एकदम ठीक है, हेल्दी है, स्वस्थ है। तो रिएक्टिव एनएसटी का क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। रिएक्टिव एनएसटी में प्रेजेंस ऑफ 2 or more fetal heart rate acceleration within a period of 20 minutes, within a period of 20।
Each acceleration must be increase heart rate 15 breath per minute above the baseline rate and last for 15 seconds when the fetus is above the 32 week of gestation. अगर बच्चा 32 वीक ऑफ गेस्टेशन से अबव है और 2 टाइम 15 ब्रेथ पर मिनट और 15 सेकंड के लिए आ रहा है तो इट इज़ अ नॉर्मल। और अगर बच्चा लेस देन 32 वीक्स का है तो 10 बीट पर मिनट एंड 10 सेकंड्स के लिए फीटस इज़ नॉर्मल। गेस्टेशन 32 वीक्स से कम हो तो इट इंडिकेट हेल्दी नॉर्मल फीटस। ये क्या करता है? हेल्दी और नॉर्मल फीटस को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि नॉन रिएक्टिव या एनएसटी, नॉन रिएक्टिव एनएसटी की बात करते हैं। नॉन रिएक्टिव का मतलब है बच्चे में गड़बड़ है, सीएसटी कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट fewer than the 2 adequate acceleration during a prolonged period which may be over an hour. Between fewer than 2 adequate acceleration during a prolonged period which may be over hours. तो ये दिक्कत है। इट इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस एंड एबनॉर्मल रिजल्ट इन विच नो एक्सीलरेशन नोटेड इन FHR, क्योंकि बच्चा यहाँ पे गड़बड़ है। तो करना क्या? आल्सो रिमेंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखे हैं। तो NST टेस्ट कैन बी कन्फर्म आफ्टर द 32 वीक ऑफ द गेस्टेशन। NST test can be performed after 32 week of the gestation. During NST test, the client is placed lateral or side-lying position to avoid the supine vena cava syndrome या फिर supine hypertension syndrome। ये दिखा, ये फोटो दे रखा है, याद रखना NST कर रहे। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग वाला 786 तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी तरह की बहुत सारी अच्छी और PYQ यानी नोट सेट में या फिर KGMU और बाकी सारे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।